हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड इन गेट 2024 फ्रॉम द सब्जेक्ट दैट इज ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। इसमें मैं हाईवे एज वेल एज रेलवे दोनों ही इंक्लूड कर रहा हूं, साथ साथ एयरपोर्ट भी इंक्लूड कर देते हैं। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्योंकि कम थे, इसीलिए मैं यहाँ पर सारे के सारे तीनों ही सब्जेक्ट्स को एक साथ इंक्लूड कर रहा हूँ। चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे हमारी एग्जाम में। एक एक करके सारी क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन, जरा एक बार इसको रीड करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है that a car is traveling at a speed of 60 km per hour on a national highway having a downward gradient of 2%। इसका मतलब देखो, जहां डाउनवर्ड ग्रेडियंट आ रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं ये साइड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। ज्योमेट्रिकल डिजाइन तो साफ साफ समझ में आ ही चुका होगा आप लोगों को। तो चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ गिवन वैल्यूज। सबसे पहले v की वैल्यू दी हुई है हम लोगों को कितनी, 60 किलोमीटर पर आवर। मैं गिवन लिखते चलता हूं, है ना। ग्रेडियंट को मैं यहां पर लिख देता हूं बाय स्लोप s इक्वल्स टू बी कितना दिया, डाउनवर्ड मतलब -2%। फिर आगे बोलता है दैट द ड्राइवर ऑफ द कार सडनली ऑब्जर्व्स अ स्टॉप्ड व्हीकल ऑन द कार पाथ एट अ डिस्टेंस ऑफ 130 मीटर एंड अप्लाइज ब्रेक। मतलब 130 मीटर आगे यहाँ पर एक व्हीकल दिख रहा है जिससे मेरे को कोलिजन बचाना होगा। दैट मीन्स ये जो क्वेश्चन है ये एग्जैक्टली आपका एसएसडी का क्वेश्चन है ना। एसएसडी का फॉर्मूला बिल्कुल आप लोगों को पता है, इसके पहले भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। बट फिर यहाँ पर जो थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि भैया 130 मीटर बाद आपको यहाँ पर गाड़ी को रोकना है। मतलब एसएसडी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए आपकी, 130 से कम होनी चाहिए। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में आगे क्या बोलता है, इफ द ब्रेक एफिशिएंसी इज 60% एंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.7। अब देखिए जनरली जो आपका एफिशिएंसी होती है ब्रेक की वो होती है 50%। यहाँ क्वेश्चन में दे दिया है 60%। इसका मतलब कि अगर मैं यहाँ पर आपको पूछता हूँ दैट व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दैट विल कम इन एक्शन, तो वो हो जाएगा ब्रेक एफिशिएंसी इनटू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ, है ना। ब्रेक एफिशिएंसी कितनी दे दी गई है, दैट इज 60%, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ कितना दे दिया गया, दैट इज इक्वल्स टू बी 0.7। सो इसका मतलब ये वैल्यू होगी अपनी 0.42। ठीक है, ये वैल्यू है जो एक्शन में आएगी और दैट इज नथिंग बट दैट इज एफ मोबिलाइज्ड। ठीक है सर, चलिए आगे देखते हैं। फिर देखिए यहाँ पर मेरे को रिएक्शन टाइम दे दिया गया है एज 2.5 सेकेंड्स। ठीक है, बाकी जी की वैल्यू दे दी गई 9.81, वो स्टैंडर्ड होता है। तो पूछ रहा है कि आज दैट द डिस्टेंस रिक्वायर्ड बाय द ड्राइवर टू ब्रिंग द कार टू अ सेफ स्टॉप लाइज इन। ठीक है, चलिए यहाँ पर एसएसडी निकालना है। फॉर्मूला लिख देता हूँ एसएसडी का, दैट इज इक्वल्स टू बी 0.278 v इंटू टी आर। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा v जो होगा वो किलोमीटर पर आवर में होगा, जो कि है भी यहाँ पर क्वेश्चन में 60 किलोमीटर पर आवर। फिर v स्क्वायर अपॉन 254 f प्लस और माइनस s। अब देखिए यहाँ पर प्लस होता है जब अप ग्रेडियंट होता है, और डाउन अगर डाउन ग्रेडियंट है तो नेगेटिव लिखते हो आप लोग, है ना। तो यहाँ पर डाउन ग्रेडियंट है इसलिए माइनस साइन लिखेंगे आप। v की वैल्यू दी हुई है 60, टी आर रिएक्शन टाइम की वैल्यू दी है 2.5 सेकेंड्स, और अगेन v की वैल्यू 60 है। 254 इंटू f की वैल्यू मेरे पास है 0.42 माइनस s की वैल्यू मेरे पास 0.02 नेगेटिव में, इसलिए क्योंकि भैया 2% डाउनग्रेड था, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो आप लोग इसको। मेरे हिसाब से ये 2024 में अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो बहुत इजी क्वेश्चन था ये, है ना। कैलकुलेटर दिया रहता है, आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हो। पहला टर्म आ जाएगा 41.67, दूसरी टर्म आ जाएगी अराउंड 35। सॉल्व कर लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी अराउंड 77.07 मीटर, मतलब 77 मीटर। अब इसके हिसाब से अगर आप रेंज देखोगे तो आपको मिल जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए एंड दैट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अभी फिलहाल आगे बढ़ रहा हूं मैं। अगला क्वेश्चन जो है, अगेन देखिए ईयर वही है गेट 2024। क्वेश्चन जो है यहाँ पर अगेन चेंज हुआ है। पूछ क्या रहा है कि भैया 4 स्टेटमेंट में से कौन सा गलत है ना, कौन सा गलत है ये पूछ रहा है।
तो पहला क्या बोल रहा है, पहला स्टेटमेंट बोलता है दैट द डक्टिलिटी टेस्ट इज कैरीड आउट ऑन बिटुमेन टू टेस्ट इट्स एडहेसिव प्रॉपर्टी एंड एबिलिटी टू स्ट्रेच। डक्टिलिटी टेस्ट में आप लोग करते क्या थे, आप ब्रैकेट्स लेते थे, ये ब्रैकेट्स इस तरह के होते थे, याद होगा बिल्कुल आप लोगों को, है ना, 10x10 साइज होती थी, एक ब्रैकेट हो गया, वैसे ही सेम दूसरा ब्रैकेट बना के दिखा देता हूं, ओके ये थोड़ा ऊपर जाएगा एंड ये हो गया आपका ब्रैकेट, ठीक है। लेकिन आपका जो बिटुमेन होता था, बिटुमेन को इन ब्रैकेट्स के अंदर भर के इन ब्रैकेट्स को दूर दूर खींचते थे, है ना। अच्छा, दूर खींचने के कारण क्या होता था, यहाँ पर एक बिटुमेन का थ्रेड बन जाता था कुछ इस तरह का। कितने डिस्टेंस मूवमेंट करने पर आपका जो थ्रेड ऑफ बिटुमेन है वो टूट गया, वैल्यू इन सेंटीमीटर आप यहाँ पर नोट डाउन कर लेते थे। यही होती है आपकी डक्टिलिटी वैल्यू, है ना। लेकिन अब बात समझिए, यहाँ पर स्ट्रेचिंग हो रही है, पक्की बात है ना, तो लिख दूं स्ट्रेचिंग, कोई दिक्कत नहीं, है ना। स्ट्रेचिंग हो रही है बिटुमेन की, मतलब स्ट्रेचिंग हो पाती है कितनी, ये आप यहाँ पर चेक करते हो। प्लस साथ ही साथ ये जो बिटुमेन है ये चिपका हुआ है ब्रैकेट से, है ना, और अगर ब्रैकेट्स के साथ चिपका हुआ है इसका मतलब यहाँ पर एडहेशन भी तो इंपॉर्टेंट है, एडहेशन भी ये चेक कर लेता है ना। तो ये दोनों ही बिल्कुल सही लिखा हुआ है यहाँ पर, दैट मीन्स ए इज द ट्रू स्टेटमेंट। अब देखते हैं बी। फ्लैश पॉइंट ऑफ बिटुमेन is the lowest temperature at which the application of test flame causes vapors of the bitumen to catch an instant fire in the form of flash। देखिए, दो हम लोग यहाँ पर पॉइंट्स देखते थे फॉर द सेफ्टी। पहला था फ्लैश पॉइंट जिसमें वो मिनिमम टेम्परेचर होता था जिसपे बिटुमेन की वेपर्स एक छोटे से टाइम के लिए, एक मोमेंट के लिए चिंगारी पकड़ लेते थे, आग पकड़ लेते थे। लेकिन फायर पॉइंट मतलब क्या होता था, वो टेम्परेचर, वो मिनिमम टेम्परेचर जब आपके बिटुमेन में आग लग जाएगी तो उसको फायर पॉइंट बोलते थे। हमेशा ही क्या होता था, हमेशा ही जो फ्लैश पॉइंट है वो कम होता था एज कंपेयर टू द फायर पॉइंट, है ना। क्यों चेक किया जाता है ये, तो दैट इज चेक्ड फॉर योर सेफ्टी पर्पस, है ना। अच्छा, किससे चेक करते थे भैया, डिवाइस का नाम भी याद दिला दो। तो भैया डिवाइस का नाम था पेंस्की मार्टिन apparatus, पेंस्की मार्टिन apparatus, ठीक है। तो ये सब कुछ था जो आप लोगों ने याद किया होगा। बट ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर जो फ्लैश पॉइंट की डेफिनेशन लिखी हुई है, एक छोटे से टाइम के लिए यहाँ पर इंस्टेंट फायर अगर पकड़ लेती है बिटुमेन के वेपर्स इन द फॉर्म ऑफ फ्लैश, तो उसको फ्लैश पॉइंट बोलते हैं। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन थी और जो सही लिखी हुई है यहाँ पर। चलिए अब देखते हैं सी। सी बोल रहा है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी मतलब आपका न्यू, है ना। क्या होता था, अगर एफएम पढ़ा हुआ है तो म्यू अपॉन रो इज अ मेजर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ फ्लो ऑफ मोल्टन बिटुमेन अंडर ग्रेविटी। बिल्कुल सही बात है भाई, है ना। विस्कोसिटी होती क्या है, विस्कोसिटी इज नथिंग बट दैट इज द रेजिस्टेंस टू द फ्लो, है ना। विस्कोसिटी इज द रेजिस्टेंस टू फ्लो, ये आप लोग सभी जानते हो ऑलरेडी, है ना। ये तो हम लोगों ने एफएम में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ता हूं, डी देखते हैं। यहाँ पर सी सही था भाई, ऑब्वियसली बात है, आंसर मिल चुका है मुझे यहाँ पर डी। तो मैं पहले डी पर टिक तो कर देता हूं लेकिन फिर भी आपको समझाता हूं, है ना। अब जरा डी को पढ़ो। सॉफ्टर ग्रेड बिटुमेन मतलब भैया जो सॉफ्ट हो, जो बिटुमेन सॉफ्ट हो, ऑब्वियसली बात है अगर वो सॉफ्ट है इसका मतलब क्या है, उसमें इजीली पेनिट्रेशन हो पाएगा, है ना। इजीली पेनिट्रेशन हो पाएगा, प्लस वो क्या है, इजीली फ्लो कर पाएगा, है ना। और बोला जा सकता है कि उसमें इजीली कोई भी पार्टिकल, कोई भी शेप का इजीली एंटर कर सकता है। सॉफ्ट है इसका मतलब यही है ना। तो अगर मैं ये बोल रहा हूं कि भैया सॉफ्टर है कोई बिटुमेन, अगर मैं ये बोल रहा हूं कि कोई बिटुमेन सॉफ्टर है तो उसमें पेनिट्रेशन क्या होगा, उसमें पेनिट्रेशन ज्यादा होगा, ठीक है ना। ये बात क्लियर है। और साथ ही साथ मैं ये भी बोल सकता हूं कि भैया ये जो आपका बिटुमेन होगा वो ज्यादा सॉफ्ट होगा, है ना। ज्यादा सॉफ्ट का इसका मतलब क्या है कि इजीली पास कर पाएगा इसमें से कोई भी मटेरियल, या इवन ये वाला जो बिटुमेन है ये इजीली पास कर पाएगा थ्रू सम पर्टिकुलर रेजिस्टेंस ऑल्सो, है ना। तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर बात हो रही है सॉफ्टनिंग पॉइंट की। सॉफ्टनिंग पॉइंट मतलब क्या है, वो टेम्परेचर, है ना, वो टेम्परेचर जिसपे स्टील बॉल पास कर पाती थी थ्रू द रिंग एंड बॉल टेस्ट, याद होगा आप लोगों को। तो ऑब्वियसली बात है जो बॉल है वो इजीली पेनिट्रेट कर पाएगी इवन एट अ लोअर टेम्परेचर,
है ना। तो अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ सॉफ्टर बिटुमेन, तो इसका मतलब क्या है कि इवन लोअर टेम्परेचर पे भी बॉल पास कर जाएगी, है ना, बॉल पासेस द रिंग। और अगर इवन लोअर टेम्परेचर पे भी बॉल पास कर पाएगी, इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि जो सॉफ्टनिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, लोअर होगा। वो कैसा होगा, लोअर होगा, है ना। आई होप शायद समझ में आ गया होगा लॉजिक यहाँ पर। तो इस हिसाब से क्या दिख रहा है साफ साफ कि भैया जो आपका डी ऑप्शन है, डी स्टेटमेंट है, वो गलत है। और अगर वो स्टेटमेंट गलत है, इसका मतलब आप टिक करोगे अपने ऑप्शन नंबर डी पर, दैट इज योर आंसर। ठीक है, चलिए अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। यहाँ पर आप लोगों को रनवे की लेंथ कैलकुलेट करने के लिए इसके पहले क्वेश्चंस आए हैं। बेसिक रनवे लेंथ में आप करेक्शंस दे देते थे, है ना, याद है ना, टेम्परेचर का करेक्शन होता था, ग्रेडियंट का करेक्शन होता था। यहां अगर मैं बात करूं तो यहां आपको पूछा जा रहा है क्या, जरा देखो, यहां पर पूछा जा रहा है एज पर द ICAO the basic runway length is increased by X% for every Y meter raise in elevation from the mean sea level and the values of X and Y। भैया देखो, इसके पहले तो न्यूमेरिकल्स तक आए हैं इसके पिछले वाले सालों में। यहाँ न्यूमेरिकल तो छोड़ो, यहाँ पर तो क्या बोल रहा है, सिर्फ और सिर्फ आप ये बता दो करेक्शन कितना दिया जाना चाहिए, है ना। तो भैया सबसे पहले एलिवेशन का करेक्शन दिया जाता है ना, कितना दिया जाता है, तो आप करेक्शन देते हो 7% का फॉर एवरी 300 मीटर ऑफ एलिवेशन। ठीक है, फिर इसके अलावा आप सेकंड करेक्शन क्या देते हो, टेम्परेचर का। ठीक है, फिर थर्ड करेक्शन किसका दिया जाता है, दैट इज फॉर द ग्रेडियंट। अब कितना कितना दिया जाता है भैया, वो तो देखो उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल तक मैंने आपको करवाए हैं इसके पिछले वाले सेशंस में, क्यों जबरदस्ती दोबारा रिपीट किया जाए। देख लो जरा, अगर याद ना हो तो पिछला वाला सेशन देख लो, है ना। ये क्वेश्चन बहुत इजी था, इजी क्वेश्चन मतलब कम टाइम में सॉल्व करके आगे बढ़ना चाहिए हमें भी, इधर भी और इवन एग्जाम में भी, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग ये कर चुके हैं इसके पिछले वाले सेशंस में। कौन सा क्वेश्चन का आंसर क्या है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ये थोड़ा सा अलग था लेकिन इजी क्वेश्चन था, है ना। यहाँ पर आपको पूछा गया था भैया एवरेज आप जो स्पीड है वो निकाल दो और उसके बाद इक्विलिब्रियम कैन निकाल लो, है ना। क्वेश्चन इजी था लेकिन चलिए देखते पढ़ते हैं, पहले समझेंगे क्वेश्चन को फिर सॉल्व करेंगे। बोलता क्या है, दैट द नंबर ऑफ ट्रेन्स एंड देयर करस्पॉन्डिंग स्पीड्स फॉर अ कर्व्ड ब्रॉड गेज सेक्शन विद 437 मीटर रेडियस आर। भैया देखो सबसे पहले तो रेडियस दे दिया गया है ना। फिर आगे क्या बोल रहा है कि भैया 20 ट्रेन है इतनी स्पीड पे चलती है, 15 ट्रेन इतनी स्पीड पे चलती है, मतलब कुछ डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया गया है यहाँ पर ट्रेन्स का, नंबर ऑफ ट्रेन और उनकी स्पीड का। फिर आगे क्या बोलता है, if the gauge that the center to center distance between the rail heads is taken as 1750 mm, मतलब ये डायनामिक गेज हो गया आपके लिए, है ना। the required equilibrium cant is, देखिए इक्विलिब्रियम कैंट हमेशा आप कैलकुलेट करते हो फॉर द एवरेज स्पीड, है ना। अब लेकिन या डिजाइन स्पीड के लिए आप एवरेज स्पीड ले लेते हो, तब सवाल लिया जाता है कि भैया एवरेज स्पीड होगी क्या, नंबर ऑफ ट्रेन्स इनटू देयर स्पीड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रेन्स, है ना। ये लिखना चाहिए, लिख दो इधर देखो, v इंटू टी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ट्रेन्स, है ना, टी मतलब ट्रेन्स। तो भैया 20 ट्रेन है जिनकी स्पीड क्या है 40, फिर 15 ट्रेन है जिनकी स्पीड है 50, फिर 12 ट्रेन है जिनकी स्पीड है 60, फिर 8 ट्रेन है जिनकी स्पीड है 70 और 3 ट्रेन है जिनकी स्पीड है 80, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रेन्स कितनी होगी 20 प्लस 15 प्लस 12 प्लस 8 प्लस 3। सिंपल है, तो ऑब्वियस सी बात है आंसर यहाँ पर जो स्पीड का आएगा वो किस में आएगा, किलोमीटर पर आवर में आएगा। कैलकुलेटर रहता है भाई आपके गेट के एग्जाम में, इसलिए घबराओ मत, कैलकुलेटर का यूज कर सकते हो आप लोग। ठीक है, 52.93 किलोमीटर पर आवर यहाँ पर आपको एवरेज स्पीड मिल जाएगा। लेकिन आपको पूछा क्या गया है, इक्विलिब्रियम कैंट, फॉर्मूला क्या होता है GV² बाय GR, है ना। अच्छा ये जो स्पीड अगर आपकी किलोमीटर पर आवर में है तो आप नीचे डिनोमिनेटर में 127 R लिख देते हो। डायनामिक गेज दे दिया गया है 1750 mm, ठीक है, ये दिख रहा है क्वेश्चन में। V स्पीड की वैल्यू मेरे पास है 52.93,
का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 127 इंटू आर। आर की वैल्यू क्वेश्चन में दे दी गई थी 437 मीटर। सॉल्व कर लीजिए। देखिए भैया ये वैल्यू अगर आपकी एमएम में है ना तो फाइनल आंसर भी आपका एमएम में आएगा। कैलकुलेटर आप लोगों के पास है, बिल्कुल कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। आंसर जो आएगा दैट विल बी अराउंड 88.3 mm। लेकिन वैल्यू पुट करने के पहले देख लीजिए, यहाँ पर बोला गया था नियरेस्ट इंटीजर, मतलब आंसर जो आएगा वो क्या आएगा 88 mm। दिस विल बी द आंसर, ना कि 88.3 आपको पुट करना होगा यहाँ पर। तो 88 आंसर बहुत इजी, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना। बस इतना ध्यान रखना था कि इक्विलिब्रियम करंट आप एवरेज स्पीड के लिए निकाल लोगे। अगर न भी पढ़ा होता तो भी आप एग्जाम में इतना आई होप लॉजिक आप लोग अप्लाई कर पाते। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन क्या बोल रहा है, दैट द फ्री मीन स्पीड इज 60 किलोमीटर पर आवर। तो फ्री मीन स्पीड कितना है 60 किलोमीटर पर आवर। फिर आगे बोल रहा है एवरेज स्पेस हेडवे इज 8 मीटर। भाई स्पेस हेडवे कितना दिया 8 मीटर। लीनियर स्पीड डेंसिटी रिलेशन में मैक्सिमम फ्लो बता दो। भैया मैक्सिमम फ्लो के फॉर्मूला क्या होता है याद है आपको, दैट इज नथिंग बट दैट इज 1/4 ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्री मीन स्पीड इनटू जैम डेंसिटी। याद है? अच्छा जैम डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, जैम डेंसिटी का फॉर्मूला होता है 1000 बाय स्पेसिंग। 1 किलोमीटर में कितने व्हीकल्स आएंगे, तो भैया अगर 8 मीटर में एक व्हीकल आता है इसका मतलब 1000 मीटर में कितना आ जाएंगे 1000 डिवाइडेड बाय 8। वापस से सुनो, अगर एक व्हीकल 8 मीटर में आता है इसका मतलब 1000 मीटर में कितने व्हीकल आएंगे 1000 बाय 8। यस और नो? सो दिस इज नथिंग बट दिस इज व्हीकल्स पर किलोमीटर। यस और नो? क्लियर है? 125 आ जाता है, ये तो क्लियर है। अच्छा अब यहां पर क्यू मैक्स का फॉर्मूला पुट कर देता हूं, 1/4 इंटू वी मैक्स की वैल्यू है मेरे पास 60 और ये है मेरे पास 125। तो दिस विल बी इक्वल्स टू बी 15 इंटू 125, दैट विल बी इक्वल्स टू बी 1875। किसमें आएगा अपना व्हीकल्स पर आवर। ठीक है, क्योंकि ये क्यू है, फ्लो की वैल्यू है। यही पूछा गया था, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था भाई, इससे ज़्यादा इजी क्वेश्चन नहीं आ सकता था, क्योंकि भैया ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हैं आपकी एग्जाम में जो इसके पहले आए हैं, है ना। जब क्वेश्चन रिपीट हो जाए इससे ज़्यादा आसान क्या हो सकता है आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अच्छा आंसर कौन सा ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अगेन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश की गई थी, कोशिश की है नहीं एक्चुअली कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, बोल क्या रहा है जरा देखिए ध्यान से। द फिगर रिप्रेजेंट्स द ट्रेजेक्टरीज ऑफ 6 व्हीकल्स विद इन अ टाइम स्पेस डोमेन। द नंबर ऑफ पैरेंथेसिस रिक्वायर्स यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ ईच व्हीकल। अरे यार मत समझो इसको, छोड़ो, ये वाला सेंटेंस ना भी समझ में आया तो रहने दो। ठीक है, मतलब अगर आपको व्हीकल को स्टडी करना है तो उसका एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, इतना समझ लो। फिर आगे देखो नीचे क्या लिखा है, जो काम की बात है वो ये है, द मीन स्पीड ऑफ द व्हीकल्स इन द एंटायर टाइम स्पेस डोमेन इज। मीन स्पीड पूछी गई है, तो अब जरा मुझे ये बताओ मीन स्पीड निकालना मतलब होता क्या है। सिंपली डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑल व्हीकल्स अपॉन टाइम टेकन, यही होता है डिस्टेंस ट्रेवल। भैया जिसको ज्यादा दिमाग लगाना है वो लगाए, लेकिन मैं बहुत ही बेसिक से डेफिनेशन से जा रहा हूं, है ना, और ये डेफिनेशन मुझे नहीं लगता कि किसी भी इंजीनियर को न पता हो। तो अब जल्दी जल्दी मुझे ये बताओ कि पहला व्हीकल मतलब ये वाला कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। देखो डिस्टेंस यहां लिखा है 400 से 500, मतलब कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया बोलो जरा, 100 मीटर का, है ना। सेकंड वाले ने बोला जरा कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा होगा, सेकंड वाला मतलब ये यहां से 250 से लेकर 500, मतलब कितना 250 मीटर। थर्ड वाले ने जरा चेक करो 100 से 500, मतलब कितना हो गया 100 से 500 डिफरेंस ले लो ना भाई, 400 मीटर, है ना। फोर्थ बोलो जरा 0 से लेकर 400, ठीक है, तो ये तो 400 हो ही गया ऐसे ही। पांचवा बोलना जरा, पांचवा 0 से लेकर ये कहां आ गए 350 पर, ठीक है ना, तो 350 लिख देता हूं। वैसे 6th वाला देखो 0 से लेकर 150 पर, ठीक है ना, तो 150 लिख देता हूं। ये हो गया टोटल डिस्टेंस, दैट इज इन मीटर। अच्छा ये बताओ टाइम कितना कितना लगा सबको, एक एक को,
तो पहला वाला यहाँ से 0 से 10 सेकंड गया है, तो मतलब पहले वाले को कितना टाइम लगा है 10 सेकंड। सेम सेकंड वाले को जरा देखना, 0 से ये कहाँ आ गया 15 सेकंड पर, ठीक है, तो 15 सेकंड। थर्ड वाले को जरा देखो, 0 से पूरा लास्ट तक 30 सेकंड, ठीक है ना, प्लस 30। वैसे ही फोर्थ को देखो जरा, 5 सेकंड से पूरा 30 सेकंड, मतलब कितना हो गया 5 और 30 के बीच में कितना है 25 सेकंड। वैसे ही एक बार नेक्स्ट देखना, यहाँ पर 15 से 30 मतलब कितना सेकंड हो गया 15 सेकंड का हो गया 15 सेकंड्स। और लास्ट वाला साफ समझ में आ रहा है, 20 से लेकर 30 मतलब कितना सेकंड हो गया 10 सेकंड हो गया, ठीक है। तो इसको इजीली आप लोग कैलकुलेट कर लोगे। दिस इज योर वी एवरेज और वी मीन लिख सकते हो आप लोग इसको, है ना। अब ध्यान दीजिएगा ये मीटर में है और ये नीचे है सेकंड में, मतलब आपका जो यूनिट आएगा वो मीटर पर सेकंड आएगा, ठीक है। सो दिस इज 15.714 मीटर पर सेकंड। भाई अब ये मत बोलना सर कैसे कैलकुलेट कर रहा है, कैलकुलेटर अलाउड होता है ना। ईएससी होता तो ईएससी का पीवाईक्यू मैंने कैसे सॉल्व करके दिया, एक एक मैंने खुद ही ओरली तुम लोगों को वीडियो में ही सॉल्व करके दिखाया कि भाई कैसे आएगा 15 के आसपास आंसर। एग्जैक्ट तो नहीं निकालते अपन एग्जाम में भी, हम लोग अप्रोक्सीमेट ही निकालते, बट ओरल कैसे करना है वो मैं करके बताता था वहां पर। यहाँ नहीं बता रहा हूँ क्योंकि गेट में कैलकुलेटर अलाउड होता है आपको। बट ध्यान देना यहाँ पर एक छोटा सा क्या कि भी किलोमीटर पर आवर में था, है ना, आंसर आपको किलोमीटर पर आवर में लिखना था। तो भैया 15.714 इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 18/5 से, ठीक है। तो ये आंसर कितना आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू बी 56.57 किलोमीटर पर आवर। दैट इज अराउंड 57, क्योंकि पूछा गया था किसमें, राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर। आंसर आ गया अपना 57, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन गेट 2024 अगेन सेम। क्या पूछ रहा है, देखिए व्हीकल का रियर एक्सल लोड दे दिया गया है एज 12,000, क्वेश्चन में दिख रहा है ना। नंबर ऑफ कमर्शियल व्हीकल्स दे दिए गए हैं और क्यूमुलेटिव स्टैंडर्ड एक्सल पूछ रहा है लोड, है ना, मतलब एनएस की वैल्यू पूछ रहा है। फॉर्मूला बिल्कुल सबको पता है, फॉर्मूला मैं पहले ही लिख देता हूं यहां पर, है ना। एनएस इज इक्वल्स टू बी 365। इवन आपको एग्जाम में भी यही करना है, सबसे पहले ये चेक करो पूछा क्या है। अगर पूछा वाला इजीली आप देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो कि हाँ भैया ये पूछा है, तो उसका फॉर्मूला याद करो कि क्या आपको फॉर्मूला याद है अगर तो यहां पर लिख लो, है ना। जैसा मैं लिख देता हूं पहले, 1 + r होल रेस्ट टू पावर n - 1 डिवाइडेड बाय r। अब जरा यहां पर वैल्यूज पुट करेंगे अपन लोग, चेक करेंगे कि भैया क्या क्या आपने को दिया हुआ है क्वेश्चन में। सबसे पहले देखिए 12,000 kg जो है वो आपका एक्सल लोड है, इससे आप व्हीकल डैमेज फैक्टर निकाल सकते हो। लेकिन स्टैंडर्ड एक्सल लोड कितना होता है, तो ये क्वेश्चन में ये आगे लिखा है, देखो, ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड एक्सल लोड और अपने को प्रेजेंट एक्सल लोड पता हो तो आप व्हीकल डैमेज फैक्टर निकाल सकते हो। याद होगा आप लोगों को कि भैया व्हीकल डैमेज फैक्टर कैसे निकालते थे, तो दैट इज द वेट 2⁴ होता है ना। और फैक्टर निकालना मतलब आपको रेशियो निकालना है। फिलहाल कितना है वेट यहाँ पर 12,000 और स्टैंडर्ड कितना होता है, दैट इज 8160 एज पर योर क्वेश्चन। रेज़ टू पावर 4 कर देंगे, कैलकुलेटर अलाउड, फटाफट कैलकुलेट करेंगे, दैट विल बी इक्वल्स टू बी अराउंड 4.677। दिस इज योर व्हीकल डैमेज फैक्टर, है ना, जिसको यहाँ पर इस क्वेश्चन इस फॉर्मूले में मैंने एफ के तौर पे लिखा था, तो एफ पता चल गया। अब आगे देखो, आगे क्वेश्चन में देखो यहाँ पर क्या लिखा है, दैट रिकंस्ट्रक्टेड ओवर अ पीरियड ऑफ 5 साल। मतलब आपको फाइनल यहाँ पर रिकंस्ट्रक्शन करने में 5 साल लग रहे हैं। और फिलहाल का जो यहाँ पर व्हीकल है वो कितना है 800, तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा, फिलहाल कितना यहाँ पर ट्रैफिक है, दैट इज 800। 5 साल लगेंगे कंस्ट्रक्शन होने में, तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा, दैट विल बी और ए, है ना। तो ए की वैल्यू क्या हो जाती है, p × 1 + r रेज़ टू पावर स्मॉल n1 मतलब कंस्ट्रक्शन में कितना टाइम लग रहा है ना। तो अभी फिलहाल यहाँ पर कितना है, यहाँ पर व्हीकल्स दैट इज 800। फिर आगे अगर मैं चेक करता हूँ r स्मॉल r की वैल्यू मतलब व्हीकल ग्रोथ रेट कितना दिया है 4%, तो इसको लिख देता हूँ 4/100 रेज़ टू पावर कितना टाइम लगेगा कंस्ट्रक्शन होने में 5 साल, दिस इज 5 ईयर, ठीक है। तो इसको अगेन सॉल्व कर सकते हो आप लोग, दैट इज इक्वल्स टू बी 800 × 1.04 रेज़ टू पावर 5, ये वैल्यू आ जाएगी अराउंड 973, ठीक है। दिस इज इन व्हीकल्स पर डे।
चलिए ये हो गया। अब और तो कुछ दिया नहीं, हाँ इसके अलावा दिया है कि भैया डिजाइन लाइफ कितनी होगी, दैट इज 15 ईयर। देखो आर की वैल्यू पता है ना, और एन की वैल्यू पता है, ठीक है, ए की वैल्यू हमने निकाल ली। अब रहा डी, डी क्वेश्चन में दिया नहीं है, इसलिए मैं यहां पर ये एज्यूम कर लेता हूं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर और अपना लीन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को 1 ले लेता हूं कि भैया डिस्ट्रीब्यूशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो लीन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर एज 1, ठीक है। तो अब वैल्यू पुट कर देते हैं यहां पर सारे 365, ए की वैल्यू है 973, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर डी 1 ले लिया है, एफ की वैल्यू ले ली है 4.677, कैलकुलेट कर चुका हूं मैं ऑलरेडी। 1 प्लस आर, आर की वैल्यू 0.04 है ना, रेज टू पावर 15 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.04, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे। मिलियंस में आपको यहां पर आंसर लिखना होता है, तो एमएसए में वैल्यू क्या आ जाएगी 33.27 एमएसए। अब देखो ये एनएस वाले क्वेश्चंस बहुत आए हैं, हर ऑल्टरनेट ईयर में आए हैं, इसके पिछले वाले सालों में बहुत बार आए हैं, मैंने करवाए थे आप लोगों को। तो ये जो क्वेश्चन है ये एक्चुअली पिछले वाले क्वेश्चंस के जैसा ही है, और अगर आपने पीवाईक्यू सॉल्व किया होता तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है ना। तो आपको क्या पूछा था 2 डेसिमल तक का, यही आंसर हो जाएगा, दिस इज द आंसर, ठीक है। इजी क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। आगे अब देखता हूं मैं आफ्टरनून सेशन में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, अभी तक फोरनून मतलब मॉर्निंग वाले क्वेश्चंस थे, अब इवनिंग वाले क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहां पर देखते हैं आफ्टरनून का। मेरे को कुछ नोटेशंस दिए हुए क्वेश्चन में, यहां पर सबसे पहले जबरदस्ती घबराने की जरूरत नहीं है। व्हील लोड स्ट्रेस एट इंटीरियर, देखो ऊपर आई लिखा है और बाकी नीचे WL लिखा है सबस्क्रिप्ट में, ठीक है। सेम व्हील लोड WL बट एज है तो ई लिखा हुआ ऊपर, ठीक है। तो ये तो नोटेशंस हो गए। फाइनली जो पूछा गया क्वेश्चन में वो क्या है, दैट द क्रिटिकल स्ट्रेस कॉम्बिनेशन इन द कंक्रीट स्लैब ड्यूरिंग अ समर मिड नाइट इज। सबसे पहली बात आपको यहां पर ये समझना है कि जो लोड स्ट्रेस होता है, व्हील लोड स्ट्रेस, ठीक है, तो व्हील लोड स्ट्रेस ऑब्वियसली बात है सबसे ज्यादा कहां होता है, इस मैक्सिमम एट कॉर्नर, ठीक है ना। ये मैक्सिमम होता है कहां, कॉर्नर पे होता है। लेकिन कॉर्नर पर अगर लोड आएगा तो वो कैसे बेंड होगा, कुछ इस तरह से होगा। ये कॉर्नर पर आपका व्हील लोड आया तो, है ना, तो इसके कारण क्या देखने को मिलता है कि कॉर्नर पे ऊपर होती है टेंशन और नीचे होती है कंप्रेशन। लेकिन अगर हाँ सेंटर की बात करते हैं ना आप, या इंटीरियर रीजन की बात करते, तो इंटीरियर रीजन पे ऐसा नहीं होता। इंटीरियर रीजन पे क्या होगा, ये कुछ इस तरह से बेंड होगा, आपका लोड के कारण स्लैब इस तरह से बेंड होगा। तो इसमें टॉप पर क्या होता है अपना कंप्रेशन और नीचे होता है टेंशन, ठीक है। ये लोड स्ट्रेस की बात होगी। लेकिन अब मैं बात कर लेता हूं वार्पिंग की। अब देखो वार्पिंग की बात कर रहे हो तो ऑब्वियसली बात है, ध्यान दीजिएगा, मिडनाइट की बात हो रही है। मिडनाइट में होता क्या है सर, मिडनाइट मतलब रात में ऊपर की हवा होती है ठंडी, है ना, और नीचे की जो जमीन होती है वो क्या होती है, गर्म होती है। इसका मतलब क्या है कि नीचे वाला चाहेगा अपना एक्सपैंड करना, नीचे वाली लेयर एक्सपैंड करना चाहेगी, और ऊपर वाली लेयर क्या चाहेगी, कॉन्ट्रैक्ट करना। इसको रेजिस्ट करने के लिए ऊपर वाली लेयर में आएंगे बाहर की तरफ स्ट्रेसेस कुछ इस तरह से, और नीचे वाली लेयर में इसको एक्सपैंड करने से रोकने के लिए आएंगे अंदर की तरफ स्ट्रेसेस। कोई दिक्कत? देखिए ऑब्वियसली बात है, ये है टेंशन, ये है कंप्रेशन। तो देखो जरा यहां पर ध्यान से देखो, कॉर्नर पे आपका ऊपर टेंशन और नीचे कंप्रेशन लोड के कारण भी होता है, वार्पिंग स्ट्रेस के कारण भी होता है ना। रही बात इसके अलावा फ्रिक्शनल स्ट्रेस कॉर्नर पे नहीं होते, 0 होते हैं। तो अगर मैं ये बोल रहा हूं कि भैया लोड स्ट्रेस कॉर्नर पे ही मैक्सिमम होता है, इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं, दैट द क्रिटिकल स्ट्रेस एट कॉर्नर विल बी इक्वल्स टू बी। 3 तरह के स्ट्रेस होते हैं, उसमें से जो फ्रिक्शनल स्ट्रेस होता है कॉर्नर पे 0 होता है। इसीलिए यहां पर मैं क्या लिख दूंगा कि भैया लोड स्ट्रेस, व्हील लोड स्ट्रेस प्लस वार्पिंग स्ट्रेस, यस और नो। अब सिर्फ 2 ही होंगे यहां पर, फ्रिक्शनल स्ट्रेस नहीं होगा भाई कॉर्नर पे, इसलिए अगर सिर्फ 2 ही है तो मतलब कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। इजी क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा थ्योरेटिकल पूछा है भैया, कोई न्यूमेरिकल नहीं है। इन जनरल द आउटर एज इज रेज्ड अबव द इनर एज इन हॉरिजॉन्टल कर्व्स फॉर, ये जो आउटर एज को लिफ्ट करते हैं ना हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग बैंकिंग, सुपर एलिवेशन। ये किस में दिया जाता है? हाईवे में भी दिया जाता है, बिल्कुल पढ़ा हुआ, हाईवे के क्वेश्चंस भी करे हैं, रेलवे में भी किया जाता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, टैक्सीवे में नहीं दिया जाता है ना, ये ध्यान रखना, दैट सुपर एलिवेशन और बैंकिंग इज नॉट गिवन इन टैक्सीवे, ठीक है, इज नॉट गिवन इन टैक्सीवे। टैक्सीवे क्या होता है भैया? वो जो रनवे पे आपका एयरक्राफ्ट उतरा, उसको फाइनली अपने गेट तक पहुंचाने के लिए जो रास्ता होता है उसको बोलते हैं टैक्सीवे, है ना। जैसे लेट अस सपोज कि आप एक मेट्रो स्टेशन पे उतरे और आपको अपने रूम तक जाना है, तो मेट्रो स्टेशन से आप क्या ले लेते हो? एक टैक्सी ले लेते हो अपने रूम के लिए। सपोर्टिंग है कि फाइनली आपको जहां पहुंचना है वहां तक पहुंचाने के लिए एक आपने बीच में टैक्सी ले ली। तो वैसे ही रनवे पर आपका एयरक्राफ्ट उतरा और फाइनली उसको एक गेट पर जाना है, जो प्लेटफॉर्म होता है ना अपना रेलवे स्टेशन पे, वैसे ही एयरपोर्ट में होते हैं नंबर ऑफ गेट्स, है ना। तो अगर मैं बात कर रहा हूं टैक्सी वे पे, तो टैक्सी वे पर आप लोग सुपर एलिवेशन नहीं देते हो, इसीलिए आपका सी भी गलत है और डी भी गलत है। अब रही बात बी और ए, तो बी और ए में से आपका ए ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024 का। अगेन क्या बोल रहा है भैया? दैट पहला स्टेटमेंट करेक्ट पूछ रहा है, इनमें से करेक्ट कौन सा है ना। और ध्यान दीजिएगा एस लिखा है स्टेटमेंट्स, इसका मतलब ये हो सकता है मल्टीपल सिलेक्ट, है ना, मल्टीपल यहां पर करेक्ट हो सकते हैं। पहला स्टेटमेंट, इन कॉम्पैक्टेड बिटुमिनस मिक्स voids in the mineral aggregate that is VMA is equal to the VV plus VB। बिल्कुल सही बात है भैया। VMA क्या होता है? voids in mineral aggregate, VB plus VA मतलब बिटुमिन और एयर voids दोनों का समेशन होता है आपका voids in mineral aggregate। तो भैया A तो एकदम सही है ना। अब जरा B जरा देखो, टफनेस एंड हार्डनेस। टफनेस मतलब अगर हम इम्पैक्ट लोड दे रहे हैं, ठोक रहे हैं, तो क्या टूटेगा मेरा एग्रीगेट, है ना। तो ऑब्वियसली बात है, उसके लिए जो रेजिस्टेंस है उसको बोलते हैं हम लोग टफनेस। हार्डनेस का मतलब क्या है? रफनेस, अगर रगड़ रहा हूं मैं, है ना, अब्रेजन रेजिस्टेंस है तो उसको बोलते हैं हार्डनेस। लेकिन अब बात आगे सुनो जरा। ऑफ रोड एग्रीगेट्स आर डिटरमाइंड बाय लॉस एंजेलिस टेस्ट एंड एग्रीगेट इंपैक्ट टेस्ट रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या है? सेम सीक्वेंस में होना चाहिए था। क्या सेम सीक्वेंस में? देखो टफनेस को आप कैलकुलेट करते हो यूजिंग योर एग्रीगेट इंपैक्ट टेस्ट, जो कि बाद में लिखा है, और हार्डनेस मतलब रफनेस आपने एब्रेजन टेस्ट के लिए क्या करते हो आप? लॉस एंजेलिस। तो ये एक्चुअली थोड़ा सा क्या है, यहाँ पर सीक्वेंस गलत होने के कारण आप बी स्टेटमेंट को सही नहीं बोल सकते, सीक्वेंस गलत है ना। टफनेस के लिए आप करते हो इंपैक्ट टेस्ट और हार्डनेस के लिए करते हो लॉस एंजेलिस एब्रेजन टेस्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड बोल रहा है दैट लोड पेनिट्रेशन कर्व ऑफ सीबीआर टेस्ट में नीड ऑरिजिन करेक्शन ड्यू टू नॉन वर्टिकल पेनिट्रेटिंग प्लंजर ऑफ द लोडिंग मशीन, ठीक है। तो यहां पर आप लोगों को आई होप याद होगा कि आप का अगर ग्राफ कुछ इस तरह का बना है, ठीक है, ये शुरुआत में ये कुछ इस तरह का कर्व बन रहा है, तो आप क्या करते थे? इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करवाते थे, ठीक है, और यहां अपना ऑरिजिन ले लेते थे। अच्छा, ये क्यों करना पड़ता था? ऐसा करेक्शन क्यों करना पड़ता था? तो भैया पहला, अगर मान लीजिए आपका प्लंजर वर्टिकल नहीं है, या आपका जो सरफेस है, सरफेस आपने किसका? सॉइल का, अगर वो हॉरिजॉन्टल नहीं है, ठीक है, या आपका जो टॉप लेयर है वो बहुत अच्छे से कॉम्पैक्टेड नहीं है, लूज है अगर टॉप लेयर, तो फिर वहां पर आपको ये इस तरह का करेक्शन देने की जरूरत पड़ती थी। ये सीबीआर के टेस्ट में बिल्कुल आप सबने पढ़ा है। तो सी जो स्टेटमेंट है वो सही लिखा है, ठीक है। डी देखते हैं, डी क्या बोल रहा है? दैट ग्रेडिंग ऑफ नॉर्मल और अनमॉडिफाइड बिटुमिन बाइंडर्स इज डन बेस्ड ऑन विस्कोसिटी टेस्ट रिजल्ट्स। देखिए, लेटेस्ट की बात करूं तो अभी के टाइम पर आप विस्कोसिटी के बेसिस पे ग्रेडिंग करते हो, ठीक है, लेकिन इसके पहले आप लोग करते थे ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ पेनिट्रेशन टेस्ट, ठीक है। तो पेनिट्रेशन टेस्ट पुरानी बात हो गई, नई बात अभी प्रेजेंट की बात करें तो आप विस्कोसिटी के बेसिस पे यहां पर ग्रेडिंग करते हो। तो बिल्कुल सही है, ए सी
और डी, ये 3 सही है। दिस इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। लिखकर ज्यादा कुछ नहीं दिया है भैया, जरूरत भी नहीं है, थियोरेटिकल है और मैंने बोल बोल कर तो आपको बता ही दिया है। आई होप बहुत इजीली समझ में आया होगा, है ना। जरूरत नहीं है वैसे इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की, इजी क्वेश्चन अगर आप लोगों ने अपने सब्जेक्ट को प्रॉपरली पढ़ा है तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, ये तो साफ साफ दिख रहा है कि ये न्यूमेरिकल है ना। और न्यूमेरिकल में भी क्या लिखा हुआ है, अब वर्टिकल समिट कर्व। अरे वाह यार, समिट कर्व का क्वेश्चन है और साथ साथ यहां पर बोल दिया है कि भी इंटरसेक्शन ऑफ 2 ग्रेडियंट्स होना है, पहला +3% और दूसरा -5% है। तो अगर मैं आपको पूछता हूं भैया ये बताओ दैट व्हाट इज द चेंज इन ग्रेडियंट, व्हाट इज चेंज इन ग्रेडियंट। कैपिटल एन की वैल्यू क्या होगी, कैपिटल एन यहां पर हुआ है पहले 3 और बाद में हो गया है 5%, मतलब टोटल चेंज कितना हुआ 8% का। ठीक है, फिर आगे देखो स्पीड दे दी गई है एज 80 किलोमीटर पर आवर, मार्क करके दिखाऊं, ये देखो ये दिख रहा है 80। फिर आगे देखो व्हीकल के ड्राइवर की हाइट अबोव द रोड सरफेस कितना है, मतलब ये कैपिटल एच कितना दे दिया है 2.3। सिमिलरली हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया, मतलब ऑब्स्ट्रक्शन की हाइट क्या दे दी गई है, दैट इज 0.35। फिर आगे दे दिया रिएक्शन टाइम दैट इज इक्वल्स टू बी 2 सेकेंड्स। फिर एफ की वैल्यू क्वेश्चन में दे दी गई है एज इक्वल्स टू बी 0.36। अब देखो आपको यहाँ पर लाइन से सीक्वेंस में पढ़ना है और बाकी जो मैंने गिवन में लिख दिया वो आप लोगों को समझ में आया होगा आई होप, है ना। अब आपको पूछ क्या रहा है दैट द डिजाइन लेंथ ऑफ द समिट कर्व बता दो, समिट कर्व की लेंथ बतानी है यार, है ना, लेकिन आपको स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के बेसिस पे आपको बताना है। तो सबसे पहले SSD निकाल लेते, फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज इक्वल्स टू बी 0.278 इंटू वी इंटू टी आर, दैट इज लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस, प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस, ये होता है फॉर्मूला बिल्कुल, है ना, F प्लस और माइनस S। अच्छा, यहां पर साइड डिस्टेंस निकालते टाइम आप ग्रेडियंट को 0 ले लेते हैं, तो फॉर्मूला पुट करता हूं यहां पर, दैट इज 0.278 इंटू 80 इंटू 2, 80 अपने को दिया था ना, ये स्पीड दिख रही है, ये रहा स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर, है ना। अच्छा ओके सॉरी, इक्वल्स टू नहीं आएगा भाई, है ना, इक्वल टू गया आगे प्लस करना अपने को, प्लस v स्क्वायर इज 80 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 254 f की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 0.36। पहला टर्म का आंसर आएगा 44.44 और दूसरे टर्म का आंसर आएगा 69.92। दोनों को ऐड कर दो, ये आ जाएगा 114.36 मीटर में। ठीक है, तो ये हो गया अपना SSD। अब अगर मैं लेंथ ऑफ कर्व की वैल्यू ग्रेटर देन साइड डिस्टेंस ले लेता हूं तो उस केस में लेंथ ऑफ कर्व का फॉर्मूला क्या आता है, दैट इज इक्वल्स टू बी NS स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2h का अंडर रूट प्लस अगेन 2h का अंडर रूट का होल स्क्वायर। मतलब देखिए चेंज इन ग्रेडियंट कितना है 8%, मतलब 0.08। S साइड डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 114.36 स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2h, मतलब अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 0.35 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 2.3 होल स्क्वायर। अब देखो भैया कैलकुलेटर अलाउड, इजी कैलकुलेशन आप लोग खुद भी कर सकते हो और फाइनली यहाँ पर लेंथ ऑफ कर्व निकाल लोगे। सो दैट विल बी इक्वल्स टू बी 117.7 मीटर। ठीक है, 2 डेसिमल तक आपको निकालना है। क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी था और ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल आप लोगों के एग्जाम में इसके पहले पूछे गए हैं, गेट एग्जाम में। इसका मतलब गेट PYQs भी अगर आप लोग सॉल्व करके गए होते प्रॉपरली 2024 की एग्जाम में तो ऑलमोस्ट आप लोग सारे क्वेश्चंस कर पाते एटलीस्ट इन दिस सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट में कोई नया क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, है ना, जो भी आपको इसके पहले पिछले सालों में पूछा था उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। तो इजी था ये वाला गेट मेरे हिसाब से फॉर योर ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। चलिए आगे बढ़ता हूं, एक और क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है दैट हॉरिजॉन्टल कर्व ऑफ रेडियस 1080 मीटर, मतलब रेडियस ऑफ कर्व कितना दे दिया 1080 मीटर। ट्रांजिशन कर्व्स ऑन आइदर साइड इन अ ब्रॉड गेज रेलवे ट्रैक इज डिजाइंड एंड कंस्ट्रक्टेड फॉर एन इक्विलिब्रियम स्पीड, स्पीड कितनी दे दी गई है एज 70 किलोमीटर पर आवर, ये डिजाइन स्पीड है। ठीक है, फिर आगे बोलता है दैट हाउएवर a few years after construction the railway authorities decided to run express trains on this track, मतलब यहां पर अब आप एक्सप्रेस ट्रेन्स भी रन करोगे ऐसा अथॉरिटीज ने डिसाइड करा था।
फिर आगे बोलते हैं दैट द मैक्सिमम अलाउेबल कैंट डेफिशिएंसी इज 10 सेंटीमीटर, मतलब मैक्सिमम कैंट डेफिशिएंसी कितनी है, मैक्सिमम कैंट डेफिशिएंसी इज 10 सेंटीमीटर बोला गया है, मतलब अगर mm में लिखूंगा तो 100 mm। ठीक है, डेफिशिएंसी कौन सी ट्रेन एक्सपीरियंस करती पहले ये बताओ, वो ट्रेन जो कि ज्यादा स्पीड पे चल रही हो, है ना, तो ज्यादा स्पीड पे चलने वाली मैक्सिमम कितना डेफिशिएंसी एक्सपीरियंस करवाया जा सकता है, दैट इज 10 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन में दे दिया गया है। फिर आगे क्या बोलता है दैट द मैक्सिमम रेस्ट्रिक्टेड स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन रनिंग ऑन दिस ट्रैक इज, भाई ये कितनी मैक्सिमम स्पीड पे आप एक्सप्रेस ट्रेन को रन करवा सकते हो, बट पहले उसके लिए आप कैलकुलेट करो दैट व्हाट इज द कैंट गिवन। अब आपने कैंट दिया कौन सी स्पीड के हिसाब से था, आपने दिया था फॉर 70 किलोमीटर पर आवर, है ना, तो कैंट का फॉर्मूला क्या है, GV स्क्वायर बाय 127R। जी की वैल्यू मैं लिख लेता हूं 1750 mm में, V की वैल्यू ये स्टैंडर्ड होता है भैया, क्वेश्चन में नहीं दिया था तो आप यहां पर खुद से एज्यूम कर सकते हो। V की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 70 किलोमीटर पर आवर डिवाइडेड बाय 127 इंटू R, R की वैल्यू है 1080। सॉल्व कर लेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी 62.52 mm। देखिए इतना कैंट आपने दिया था, है ना, तो व्हाट विल बी द कैंट फॉर मैक्सिमम स्पीड ट्रेन, फॉर मैक्सिमम स्पीड ट्रेन, तो ऑब्वियस ही बात है जो मैक्सिमम स्पीड वाली ट्रेन होगी वो क्या करेगी, वो गिवन कैंट के ऊपर चलेगी और मैक्सिमम कैंट डेफिशिएंसी एक्सपीरियंस करेगी, है ना, तो ऑब्वियस ही बात है जो मैक्सिमम स्पीड पे चल रही होगी ट्रेन उसको 100 mm का तो डेफिशिएंसी फील करेगा, प्लस साथ ही साथ 62.52 का आपने कैंट एक्चुअली दिया है ना, तो ये दोनों कंबाइन करके इतना आपका 162.52 mm का कैंट पे आपकी गाड़ी चल सकती है ना, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं 1750 इंटू वी मैक्स मतलब वो मैक्सिमम स्पीड वाली ट्रेन डिवाइडेड बाय 127R, R की वैल्यू क्या है मेरे पास, दैट इज 1080। बस इसमें से आप कैलकुलेट कर लो वी मैक्स की वैल्यू। क्वेश्चन बहुत इजी था और ऐसे क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को बहुत बार करवाए हैं, ठीक है ना, तो आया भी है इसके पहले क्वेश्चन, ऐसा नहीं है, तो आप लोगों को मैंने PYQs में भी करवाया और थ्योरी लेक्चर्स में भी करवाए हैं ऐसे क्वेश्चंस। इजी क्वेश्चन था ये वाला मेरे हिसाब से, और मेरे स्टूडेंट के हिसाब से भी इजी ही होगा, ठीक है ना, तो दिस इज द आंसर जो आप लोग कैलकुलेट करके यहाँ पर निकाल पाओगे, और नियरेस्ट इंटीजर बोला था, इसका मतलब फाइनली आंसर क्या आ जाएगा 113, ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर योर गेट 2024, जिसमें मेरे हिसाब से ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग बहुत इजी आया था। सिर्फ PYQs के बेसिस पे अगर आपने टॉपिक्स को कवर किया होता, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सिर्फ PYQs करे होते, नहीं, सिर्फ क्वेश्चंस कर लेने से काम नहीं बनता, क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी पर्टिकुलर टॉपिक्स है, कंसेप्ट है, वो आपको पता होने चाहिए थे, तो आप इस सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते, ठीक है। तो फिलहाल चलिए इस सेशन को मैं यहीं एंड कर रहा हूं, मिलते हैं अगले सेशन में इसी तरह से कुछ और नए क्वेश्चंस और कंसेप्ट्स के साथ। तब तक लगातार पढ़ते रहे, बढ़ते रहे। हैप्पी इंजीनियरिंग।